मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी आखिरी मुलाकात पार्ट 3। इस कहानी में अब तक आपने सुना एक रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग हो चुके रसूल खां को उस लड़की के बारे में पता चलता है जिसे वो 45 साल पहले चाहते थे, लेकिन उन दोनों का इश्क अंजाम तक नहीं पहुंच सका था। वो एक बार फिर उसे दूर से ही सही देखना चाहते हैं। क्या रंग लाएगी ये मुलाकात? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का तीसरा हिस्सा, आखिरी मुलाकात पार्ट 3। सुनो बेटा, ये नरगिस का घर कौन सा है? घड़ी थामे हुए रसूल खान ने सड़क से गुजर रहे एक शख्स से पूछा तो वो बोला, नरगिस? कौन नरगिस? खान साहब बोले, इसी मोहल्ले में रहती हैं। वो कढ़ाई वगैरह सिखाती हैं बच्चों को। कढ़ाई? यहाँ तो कोई कढ़ाई नहीं सिखाता। उस शख्स ने सर खुजलाते हुए कहा और फिर पास वाले चबूतरे पर बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी को आवाज देकर बोला, अरे यहाँ मोहल्ले में कोई कढ़ाई सिखाता है क्या? नरगिस नाम बता रहे हैं। वो शख्स उठकर कपड़े झाड़ता हुआ उनके करीब आया और बोला, नरगिस इस नाम का तो कोई नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ के बच्चों को कढ़ाई वगैरह बड़ी भी सिखाती थी पहले, अब तो वो भी नहीं सिखाती हैं। उम्र हो गई ना उनकी, कढ़ाई कर करके आंखें खराब कर ली, बस धुंधला धुंधला देख पाती हैं। बड़ी भी? रसूल खां बुदबुदाए। उनका दिल कहने लगा कि हो न हो ये बड़ी बी ही नरगिस हैं। उन्होंने उस शख्स से बड़ी बी का घर पता किया और उस गली से होते हुए उस तीसरे मकान के पास पहुंच गए। वो मकान क्या था? एक बोसीदा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर चिक वाला पर्दा था। दीवारों का रंग तो न जाने कितनी बरसातों में धुल चुका था और यहाँ वहां से झांकती हुई ईंटें बता रही थीं कि दीवारों की हालत खस्ता है। पता बताने वाला शख्स उनके साथ खड़ा था। उसने बताया कि बड़ी भी इस इलाके में कब से रह रही हैं ये किसी को ठीक ठीक नहीं पता। ना वो अपने बारे में किसी को कुछ बताती हैं और न किसी ने उनसे कभी पूछा। बस यही सुना है कि शौहर के इंतकाल के बाद से वो अकेले ही रह रही हैं। इलाके के बच्चों को कढ़ाई सिखाकर रोजी रोटी कमाती थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से आंखों ने भी जवाब दे दिया है। नजर इतनी कमजोर हो गई है कि किसी का चेहरा तक मुश्किल से पहचान पाती हैं। मोहल्ले के लोग ही कुछ न कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। मस्जिद में फातिहा के बाद गरीबों को खाना बांटते वक्त बड़ी बी को भी दे दिया जाता है। ये अलग बात है कि इश्क खां साहब की हसरतों को कभी रौंद के जा चुका था, लेकिन आते जाते कदमों के निशान तो छूट ही जाया करते हैं। रिश्ता तो जमानों पहले खत्म हो चुका था, लेकिन गुजरे हुए वक्त का ही सही एक सिलसिला तो था ही। और इसीलिए उस शख्स की एक एक बात खां साहब के जहन में हथौड़े की तरह बज रही थी। वलायत रॉयल फैमिली के वारिस ने जिसको कभी चाहा था, जिसके लिए वो दुनिया से लड़ गया था, आज दूसरे के सदके और निवालों की मोहताज थी। कांपते हुए हाथों से खां साहब ने दरवाजे पर लटकी उस चिक को हटाया तो कमरे में हल्की रोशनी दाखिल हुई। बड़ी भी, देखिए आपसे कोई मिलने आया है। उस शख्स ने बाहर से ही आवाज लगाई और वो लौट गया। खां साहब ने उस नाक के बराबर रोशनी वाले कमरे को देखा जिसका हर कोना मुफलिसी की एक कहानी कह रहा था। उस कमरे में टूटे फूटे चंद बर्तन, एक तरफ कुछ कपड़ों का ढेर, फर्श पर बिखरी धूल की परत और सामने की दीवार पर बनी अलमारी में कुछ टूटा फूटा सामान रखा था। एक अजीब महक से भरा हुआ था वो कमरा, जिसकी दाएं दीवार से लगी हुई एक चारपाई थी जिस पर औंधी पड़ी थी एक बुजुर्ग। कराह रही थी वो। ये थी बड़ी बी जो किसी जमाने की नरगिस थी। कौन? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज के साथ करवट बदली और दरवाजे से आती हुई रोशनी के धुंधलके को महसूस करते हुए खां साहब की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन सिवाय रोशनी के कुछ नहीं दिखा। अरे कौन है? दोहराते हुए उन्होंने खां साहब की तरफ रुख किया तो खां साहब के खुश्क होंठ कांपने लगे। वो नरगिस जिसका चेहरा उनके लिए दुनिया की हर खुशी का पैमाना था, वो
वो जिनकी आंखों में वो अपनी आने वाली जिंदगी की हर खुशी ढूंढते थे, आज किस कदर अजियत की इंतहा झेल रही थीं। वो चेहरा पूरी तरह बदल गया था। खुश्क गालों पर अनगिनत लकीरें थीं, जैसे वक्त अपनी नामालूम इबारत में न जाने क्या क्या लिख गया हो। आंखें इस कदर अंदर धंस गई थीं कि आसपास के घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। वो लंबे लहराते हुए बाल झड़कर कंधे के आसपास तक ही रह गए थे, जो तकरीबन पूरे सफेद थे। उनके हाथ कांप रहे थे और करवट लेने में भी शायद तकलीफ हो रही थी। अरे बोलते क्यों नहीं? कौन? मैं कारोबारी हूं, आपकी कढ़ाई के हुनर का कदरदान हूं। बस यूं ही मिलने चला आया था। खां साहब ने अपने आंसू आस्तीन से पोंछकर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा, अरे अब तो जमानों पहले छोड़ दी, कमबख्त आंखें ले गई मेरी। अंदर आ सकता हूं? खां साहब ने पूछा तो उन्होंने हां का इशारा किया। वो कमरे की सीली हुई दीवारों को देखते हुए अंदर आए और बड़ी बी के पास खड़े हो गए। 45 साल बाद खां साहब अपनी बूढ़ी हो चुकी नरगिस को इतने पास से देख रहे थे। बूढ़ी नरगिस की जो तस्वीर उन्होंने अपने मन में तसव्वुर की थी, असल में वो इससे बिल्कुल अलग थी। नरगिस जिस हाल में थी उसे देखकर खां साहब की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। कहां देख लिया आपने हमारी कढ़ाई? उन्होंने नजर इधर उधर टटोलते हुए मुस्कुराकर पूछा तो ऐसा लगा जैसे वो जमानों बाद मुस्कुराई हों। उनकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। खां साहब अपनी आवाज को संभालते हुए बोले, इसी मोहल्ले के कुछ बच्चों ने दिखाई। आप यहां कब से रह रही हैं? सवाल सुनकर उनके चेहरे पर पहले संजीदगी आई और फिर उदासी, लेकिन फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, तभी से जब से खुदा लाया। बस लगता है अभी कल की बात है। उन्हें देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो बेहद बीमार हैं। उन्हें एक नहीं कई बीमारियों ने इस तरह घेरा है कि वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई थीं। खां साहब उस मटमैले से कमरे को अब भी देख रहे थे। वहां नीचे कुछ कागज पड़े हुए थे जिन्हें देखकर लगता था कि उन पर उर्दू में बार बार कुछ लिखने की कोशिश की गई हो, जैसे कोई देख ना पाने वाला शख्स कागज पर अंदाजे से लिखने की कोशिश करे और बार बार नाकाम हो। उन कागजों में कुछ लफ्ज समझ आ रहे थे, लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं। पलंग के ठीक पीछे दीवार में बिना पल्लों की एक अलमारी थी जिस पर कुछ रंगीन सी चमकदार चीज रखी थी। खां साहब ने जरा सा झांक कर उस चीज को देखने की कोशिश की। खां साहब ने उस चीज को करीब से देखा तो अपनी दोनों आंखों के बीच वाले हिस्से को उंगलियों से दबाते हुए होंठ इस तरह कस लिए कि उनसे निकलती हुई रोने की आवाज सामने बैठी बूढ़ी नरगिस को सुनाई न दे जाए। वो और कुछ नहीं, मोर पंख थे। खां साहब को याद था कि उन दिनों में जब वो और नरगिस छुप छुप कर हवेली के कब्रिस्तान में मिला करते थे तो वो उन्हें बताती थीं कि उन्होंने आज एक किताब में मोर पंख रखा है। वो मासूमियत से कहती थी, मोर पंख किताब में रख के दुआ मांगो, मोर पंख 2 हो जाए तो समझो दुआ कबूल। उनकी इस मासूम सी बात पर खां साहब को बहुत प्यार आता था। आज वैसे ही मोर पंखों को यूं ही पड़ा हुआ देखकर खां साहब की आंखों से आंसू फिसलकर गालों पर लुढ़कने लगे थे। सुना है आपके शौहर गुजर गए, तब से आप यहाँ? खां साहब ने फिर पूछा तो वो फिर से खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, हाँ, चले गए वो अकेला छोड़कर। खैर अब तो हम ही आखिरी सांसें गिन रहे हैं। खां साहब को उस छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी का सबसे बदसूरत सच ठीक सामने नजर आ रहा था। एक ऐसा सच जिसमें गुजरे हुए कल की एक बदसूरत याद एक बदशक्ल आज की तरह खड़ी थी। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य
जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी आखिरी मुलाकात का तीसरा हिस्सा। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आ रही होगी। क्या खां साहब बूढ़ी हो चुकी नरगिस को अपनी असलियत बताएंगे, और अगर हां तो फिर क्या मोड़ लेगी कहानी? जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, आखिरी मुलाकात पार्ट 4।